मैं डॉक्टर सुनीता पात्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, सीजी। आज हम क्रायो प्रिजर्वेशन एंड जर्म प्लाज्म स्टोरेज के लेक्चर का दूसरा भाग देख रहे हैं। इसके पहले वाले जो लेक्चर में हमने देखा था क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, जर्म प्लाज्म क्या होता है, किस तरह से हमने क्रायो प्रिजर्वेशन के जो विभिन्न स्तर हैं या स्टेजेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल का अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर उसको प्रिजर्व करना, और जर्म प्लाज्म का मतलब होता है कि टोटल जीन कंटेंट। तो इसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं ये हमने देखा था क्रायो प्रिजर्वेशन के विभिन्न स्तरों में। पहला था सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, उसके बाद प्री ग्रोथ, एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, उसके बाद हमने देखा था वेट्रिफिकेशन क्या होता है। Then comes a protective dehydration, encapsulation and dehydration, freezing, storage, thawing, determination of survival और viability, और उसके बाद plant growth और regeneration। अब इसमें हम सबसे पहले आज जो हम देखेंगे विस्तार से उसमें रहेगा डिहाइड्रेशन, देन एनकैप्सुलेशन, कौन कौन सी मेथड्स होती है डिहाइड्रेशन की, एनकैप्सुलेशन की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वाइवल और वायबिलिटी, कि क्या हमने जो प्लांट को इतने लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अगर हम दोबारा उसको ग्रो कराना चाहते हैं तो उसकी सर्वाइवल रेट या वायबिलिटी कितनी है, इसको चेक करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला है डेसिकेटेड सिस्टम। तो पहले डेसिकेटेड सिस्टम में क्या करते हैं कि टिश्यूज को, सोमैटिक सेल्स कुछ भी हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज हो सकते हैं, इसको सबसे पहले हार्ड किया जाता है जिससे कि वो हार्ड हो जाए और डेसिकेशन या उसको टॉलरेट कर सके, और उसके बाद उनको एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है एक सुटेबल मीडिया में। तो सेल, टिश्यू या सोमैटिक एम्ब्रियो को जो हम हार्ड करते हैं या कोट करते हैं, उनको एक सुटेबल पॉलीमर लिया जाता है, उसके बाद उसको एब्सिसिक एसिड से ट्रीट करते हैं इम्प्रूव जर्मिनेशन के लिए। तो जनरली इस तरह के जो सिंथेटिक सीड्स बनते हैं वो डेसिकेंट टॉलरेंट स्पीशीज प्लांट्स के लिए हम करते हैं। डेसिकेशन टॉलरेंस जो है वो एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है, और एंड इट इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड फॉर 3 days। अगर हमको डेसिकेशन के थ्रू अगर हमको डिहाइड्रेशन करना है तो हमको क्या करना होता है कि एब्सिसिक एसिड को से इसको ट्रीट करना होता है 3 दिनों के लिए, जिसमें एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन 20 mm होता है। उसका डेसिकेशन टॉलरेंस जो सी प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए। तो जनरली हम किस तरह का ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, कितना ड्यूरेशन यूज कर रहे हैं, और इसके साथ में जो सेल, टिश्यू या सोमैटिक एम्ब्रियोज ले रहे हैं उसकी क्या स्टेज है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमको डिहाइड्रेशन का सिस्टम यूज करना चाहिए, या डेसिकेशन का जो प्रोसेस हम जो यूज कर रहे हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए, नहीं तो वायबिलिटी खत्म हो जाती है और डेसिकेंट सेंसिटिव हो जाते हैं, टॉलरेंट नहीं बनते हैं। दूसरा होता है हाइड्रेटेड सिस्टम। हाइड्रेटेड सिस्टम में हम क्या करते हैं, सेल है, टिश्यूज है, सोमैटिक एम्ब्रियोज है, इसको हम जल के अंदर एनक्लोज या पूरी तरह से घेरा बना लेते हैं, उसके अंदर रख देते हैं जल के अंदर, जिससे कि वो हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड का मतलब इनमें पानी रहे, इसमें डेसिकेशन हम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी टिश्यूज हैं उसके चारों तरफ हम वैक्सी लेयर बना देते हैं, जिससे कि स्टिकीनेस है, क्योंकि जब ये हाइड्रेटेड जेल से हम बनाते हैं तो ये एक दूसरे से चिपकते हैं, और हवा में रखने से ये सूख जाते हैं। तो हवा में, ओपन एयर में रखने से सूखने और स्टिकीनेस से बचाने के लिए इनके चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक वैक्सी लेयर को कोट कर देते हैं। रिटनबर्ग ने 1986 में सबसे पहले हाइड्रेटेड आर्टिफिशियल सीड्स बनाए सोमैटिक एम्ब्रियोस को लेकर अल्फाल्फा, सेलेरी और कॉलीफ्लावर्स में, और इन्होंने जो बीड्स बनाए उसमें लिया सोडियम एल्जिनेट, जिसको बाद में कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला, जिससे कि कैल्शियम एल्जिनेट की बीड्स बन गए, हार्ड कोट बन गया। दूसरा है एनकैप्सुलेशन मेथड। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है पौधे के छोटे छोटे पार्ट को हम चारों तरफ से इंक्लूजन, मतलब अगर हमको डिफाइन करना है तो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, इट मींस इंक्लूजन ऑफ मिलीमीटर स्मॉल या मिलीमीटर लॉन्ग प्लांट पार्ट्स इन न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो कि पोषक भी है और प्रोटेक्टिव भी है।
सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस तरह से मैट्रिक्स में हम प्लांट के छोटे छोटे पार्ट्स को उस मैट्रिक्स के अंदर डाल देते हैं। तब एनकैप्सुलेशन के लिए भी अलग अलग मेथड है। पहला मेथड है ड्रॉपिंग मेथड। ड्रॉपिंग मेथड में सेल, टिश्यूज या सोमैटिक एम्ब्रियोज को एक हाइड्रोजेल में हम डिप करते हैं, क्योंकि उसको एनकैप्सुलेट कर देता है। और इसमें जो हाइड्रोजेल हम यूज करते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सोडियम एल्जिनेट हो सकता है, अगर फ्रॉम व्हीट सीड्स हो सकते हैं, सीड गम्स हो सकते हैं, ग्वार गम या लोकस बीन गम, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, कारागीन, सोडियम पैक्टेट, ट्रावाकैंथ गम एक्सेट्रा। कोई भी हाइड्रोजेल हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद सोडियम, जैसे हम मान लीजिए अगर हम सोडियम एल्जिनेट से हम बनाना चाह रहे हैं हाइड्रोजेल, अगर हमने सोडियम एल्जिनेट लिया है तो इसका हम 1 से लेकर 5% सोल्यूशन बनाते हैं, और ये सोल्यूशन हम बेसल मीडिया में हम बनाते हैं। अब इसके बाद जिन सेल्स या टिश्यूज को एनकैप्सुलेट करना होता है, ये बेसल मीडियम जिसमें कि 1 से 5% सोडियम एल्जिनेट रहता है, उसमें हम इसको डिप करते हैं, जिससे कि चारों तरफ सोडियम एल्जिनेट बेसल मीडियम के साथ कोट हो जाता है। अब ये कोटेड बीड्स को हम एक एक करके कॉम्प्लेक्सेशन सॉल्यूशन में डालते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेशन सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज सॉल्यूशन 75 mm कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, और जो कि मैग्नेटिक स्टरर के ऊपर रखा होता है। हम एक एक करके इसमें बीड्स को डालते चले जाते हैं, और उसके बाद 20 से 30 मिनट तक हम उसको उसी कंडीशन में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, या सोडियम सोमैटिक एम्ब्रियोज है, वो कैल्शियम एल्जिनेट से कवर हो जाते हैं और एक फॉर्म बीड्स, एक हार्ड बीड्स बन जाते हैं। ये फॉर्मनेस कहाँ से आती है? क्योंकि हमने लिया था सोडियम एल्जिनेट और उसको हमने डाला था कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो आयन एक्सचेंज के कारण क्या होता है, कैल्शियम एल्जिनेट की कोटिंग बन जाती है, और इसका जो हार्ड और स्टेबल जो कोट होता है, इट इज ड्यू टू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और उसके बाद ये जो एनकैप्सुलेटेड सीड्स होते हैं या सेल्स होते हैं, इनको हम वॉश करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टोर कर सकते हैं। सोडियम, ये जो एल्जिनेट के जो बीड्स हम लेते हैं, क्योंकि हमने जो हाइड्रोजेल यूज किया था, सोडियम एल्जिनेट लिया था, ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि कैप्सूल फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये क्या रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ ही ये सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि किसी तरह से सेल्स को, क्योंकि सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो उससे मैकेनिकल इंजरी से ये बचाता है। इसीलिए सोडियम एल्जिनेट का कैप्सूल है, सोडियम एल्जिनेट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये मेथड है किस तरह से हम बनाते हैं, ड्रॉपिंग मेथड ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3% हमने सोडियम एल्जिनेट इन बेसल मीडिया में बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम अपना जो टिश्यू है या जो सेल है या सोमैटिक एम्ब्रियोज है, इसको डिप करते हैं। डिप करने के बाद क्या करता है, ये बीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, चारों तरफ से कवर कर लिया है इसने। अब इसको हम डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्सेशन सॉल्यूशन में, जो कि कैल्शियम क्लोराइड का है। तो जैसी, और इसके अंदर हम 20 से 30 मिनट तक डाल के रखे रहते हैं, जिसके कारण ये इसके चारों तरफ तक कवर बन जाता है कैल्शियम एल्जिनेट का। और उसके बाद हम इसको वॉश कर देते हैं। ये एनकैप्सुलेटेड सेल है जिनको कि हम वॉश करते हैं, और उसके बाद हम इसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है एनकैप्सुलेशन का, वो है मोल्डिंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सेल्स, टिश्यूज या सोमेटिक एम्ब्रियोज जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट जेल में डालते हैं, और जैसे ही हम जो हमारे टिश्यूज हैं वो इन जेल्स में डालते हैं और उनको ठंडा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन सेल्स को पूरी तरह से कोट कर लेता है। एक और मेथड है जिसको कि हम ऑटोमेटेड एनकैप्सुलेशन कहते हैं, जो कि मतलब ये ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि हम सोडियम एल्जिनेट का सोल्यूशन ही ले रहे हैं, और उसको हम सप्लाई टैंक के थ्रू हम उसको वैक्यूम सीडर की सहायता से हम उसको प्लांटिंग स्पीडिंग ट्रे में डाल देते हैं, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक हाइड्रोफोबिक कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो मैकेनिकली हैंडल कर सके। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम होने के कारण जल्दी हो जाता है एनकैप्सुलेशन। तीसरा जो हम ज्यादा विस्तार पूर्वक हम देखना चाह रहे थे, जो टेक्निक, वो थी कि एनकैप्सुलेशन के बाद हम स्टोरेज में रख देते हैं। स्टोरेज में हम कितने भी समय तक रख सकते हैं। अगर हमको ज्यादा समय तक रखना है तो हम इसमें क्या करते हैं, 196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर पर रख लेते हैं। लेकिन अब इन सीड्स को जब हमको निकालना होता है रीग्रोथ करने के लिए, तो सबसे पहला क्या करना होता है, हमको सर्वाइवल या वायबिलिटी टेस्ट करना रहता है, ये कि सीड्स जो हमने रखा हुआ है लंबे समय तक क्या वो सरवाइव करते हैं या नहीं।
तो किसी भी प्लांट मटेरियल के सर्वाइवल चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, रीग्रोथ कराओ, और हम सिर्फ उनका रीग्रोथ करा के ही उनका सर्वाइवल हम देख सकते हैं। तो जो स्टोर टिश्यूज है, जो टिश्यू बहुत समय से स्टोर किया हुआ था, इनको हम क्या करते हैं, रीग्रो कराते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द प्लांट मटेरियल कैन ओनली बी टेस्टेड बाय रीग्रोथ ऑफ द सेल फ्रॉम स्टोर्ड सेल्स और टिश्यूज। तो वैसे बहुत सारे टेस्ट हैं सर्वाइवल, जो स्टोर्ड टिश्यूज हैं जो वायबल है या नहीं, इनको चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। इनमें से कुछ स्टेनिंग टेस्ट हैं, जैसे सबसे पहला है फ्लोरेसेंट डायएसिटेट टेस्ट। ये उन्हीं सेल्स के अंदर होता है जो कि सेल्स वायबल होते हैं। तो जब हम फ्लोरेसेंट डायएसिटेट से जब हम सेल्स को, जो स्टोर्ड सेल्स हैं, इनको जब हम स्टेन करते हैं, तो सिर्फ वायबल सेल्स जो है वो स्टेन हो पाती हैं, जिनको कि हम फ्लोरेसेंस या यूवी माइक्रोस्कोपी के द्वारा देख सकते हैं और परसेंटेज निकाल सकते हैं वायबिलिटी का। दूसरा है इवान ब्लू। ये जो है, ये टेस्ट में भी हम वायबिलिटी, परसेंटेज वायबिलिटी निकालते हैं, और इसमें लेकिन उल्टा है, इसमें जो नॉन वायबल सेल्स है वो इवान ब्लू स्टेन से स्टेन हो जाती है। जो इस तरह से होता है क्योंकि जो इंटैक्ट वायबल प्रोटोप्लाज्म है वो इवान ब्लू स्टेन को परमेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, जिससे ये मालूम पड़ जाता है, और जो डेड सेल्स हैं वो इवान ब्लू से स्टेन हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0.1% एक ड्रॉप इवान्स ब्लू का लेते हैं और इसमें सेल सस्पेंशन में हम ऐड कर देते हैं, और उसके बाद सेल्स को हम लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम देखते हैं। परसेंटेज ऑफ वायबिलिटी सेल्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वायबल सेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज वायबल प्लस नॉन वायबल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें परसेंटेज वायबिलिटी निकल जाती है। थर्ड स्टेनिंग मेथड है ट्राइफेनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो ट्राइफेनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो क्या होता है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसके अंदर एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिहाइड्रोजिनेज। तो जैसे हम ट्राइफेनॉल टेट्राजोलियम हम डालते हैं सेल सस्पेंशन में, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ट्राइफेनॉल टेट्राजोलियम से रिएक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है फॉर्मेजाइन में, जो कि रेड कलर का होता है। तो इस तरह से जो वायबल सेल्स होती हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन डेड सेल्स जो है वो हमको वो स्टेन नहीं ले पाती। उसके बाद जो नेक्स्ट डाई है वो है FDA, फ्लोरेसेंट डायएसिटेट। फ्लोरेसेंट डायएसिटेट को करने के लिए FDA को हम एसीटोन में पहले मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं 0.5 मिलीग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन से, उसको फर्दर डाइल्यूट करते हैं, 0.01 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं एसीटोन से। अब इसके बाद जो क्लोरोफिल और जो ब्रोकन प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो इससे रेड कलर में स्टेन हो जाते हैं, और इस तरह से हम वायबल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि सस्पेंशन में कितना परसेंटेज वायबल है और नॉन वायबल सेल्स हैं। देन अगेन फॉस्फोसेफ्रेनिन, फॉस्फोसेफ्रेनिन सेल्स को हम 0.01 परसेंटेज सेफ्रेनिन में डाल के मिक्स करते हैं। जो इन वायबल सेल्स होती है, जो नॉन वायबल सेल्स होती हैं, वो रेड कलर में स्टेन हो जाती है, और जो वायबल सेल्स होती है वो अनस्टेन रहती है। तो इस तरह से वायबल सेल्स और नॉन वायबल सेल्स का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। एक और मेथड है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें अगर हम हल्का टेम्परेचर दें तो उसमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की प्रोसीजर देखी जाती है, और इसकी तरह से हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोसिस सिर्फ लिविंग सेल्स में ही होती है। तो ये थी स्टेनिंग टेक्निक्स। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ कल्चर। अगर हम ग्रोथ की देखें, अगर सेल वायबल है, सर्वाइव करती है, तो वो निश्चित ही ग्रो करेगी। तो ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। पहला है मेजरमेंट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई वेट। आप फ्रेश वेट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ड्राई वेट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैलस का ले सकते हैं या सस्पेंशन ले सकते हैं। जब हम कैलस का फ्रेश वेट लेना होता है तो हमको क्या करना होता है कि हम प्री वेट, जो वेइंग पैन है उसको पहले वे कर लेते हैं, और उसके बाद हम कैलस उसके ऊपर रखते हैं और उसका फ्रेश वेट हम ले सकते हैं। समय समय पर हम वेट लेने से हमको मालूम पड़ जाता है कि वेट में किसी तरह से परिवर्तन हुआ है या नहीं, और अगर वो सेल डिवाइड कर रही परिवर्तन हुआ है तो वो वायबल है। इसी तरह से सस्पेंशन में भी सेल्स हैं, तो इन सेल्स का अगर हमको फ्रेश वेट या ड्राई वेट लेना है तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंशन को हम लेते हैं और नायलॉन की जो मेम्ब्रेन है उससे हम उसको छान लेते हैं, और छानने के बाद उसको हम फ्रेश वेट ले सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप पहले से ही एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को वे कर लीजिए, और उसके बाद हम सस्पेंशन डालते हैं, एक निश्चित अमाउंट का उसमें सस्पेंशन हम डालते हैं, उसके बाद 5 से 10 मिनट तक 500 आरपीएम में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि नीचे जो सेल्स है वो नीचे पैलेट बनाते हैं और ऊपर सुपरनेटेंट आ जाता है। अब सुपरनेटेंट को हम फेंक देंगे और नीचे जो पैलेट है उसको हम वे कर लेंगे।
क्योंकि पहले से ही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का हमने वे किया है, तो बाद में पैलेट प्लस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का वजन आता है, जिसको माइनस करके हम पैलेट का या सेल्स का वजन हम ले सकते हैं। अब अगर हमको ड्राई वेट लेना है तो हमको क्या करना होगा, हम इसी पैलेट को हम क्या करेंगे, निकालेंगे और ओवन में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे और ड्राई करते जाएंगे, वजन ले और उसका वजन लेंगे समय समय पर, जब तक कि वजन जो है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। और उसके बाद हम ग्रोथ इंडेक्स निकाल सकते हैं, इनिशियल वेट कितना था, फाइनल वेट कितना था सेल्स का, इस तरह से। अगर हमको ये देखना है कि सेल्स कितनी बढ़ी, अगर वो सरवाइव करती हैं, ग्रोथ करती हैं, तो जरूरी है कि उनका नंबर बढ़ेगा। तो नंबर, अगर हम सेल्स का नंबर काउंट करते हैं या मेजरमेंट कितनी सेल्स का नंबर बढ़ा, इसको देखने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज करते हैं उसमें पहला ये है कि कैलस को आप मैसेरेट कर दीजिए और उसके में इक्वल, जितना आपने कैलस लिया है उतना ही इक्वल अमाउंट को मैसेरेशन फ्लूइड लेते हैं। मैसेरेशन फ्लूइड में होता है 10% फॉर्मिक एसिड, 10% नाइट्रिक एसिड, और इसको मिक्स कर देते हैं 5 से 10 मिनट तक इसमें रखते हैं और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो क्लम्प्स को अलग अलग कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे विगरसली, मतलब हम जोर से अगर हिलाते हैं तो जो क्लम्प्स बन जाते हैं सेल्स के वो अलग अलग हो जाते हैं। और अब इसमें मेसोजाइम्स डाल के ओवरनाइट इंक्यूबेट कर लेते हैं 1% मेसोजाइम में। और अब इसका हम क्या करते हैं, एक निश्चित क्वांटिटी लेकर हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, ये हीमोसाइटोमीटर है, इसके द्वारा हम सेल काउंट कर सकते हैं। पहले कितनी सेल्स थे सस्पेंशन में पर एमएल, कितनी सेल्स थे बाद में पर एमएल कितनी सेल्स है, तो इंक्रीज नंबर ऑफ इंक्रीज इन सेल्स हम इजीली मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम जनरली ये सस्पेंशन सेल कल्चर के लिए ही यूज किया जाता है और ये किसी भी सेल स्टेज पर हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 ml सेल सस्पेंशन लेते हैं और उसको एसेप्टिकली हम इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालते हैं, मतलब हम एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करते हुए जो सेल सस्पेंशन है 10 ml उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल देते हैं। 5 मिनट तक उसको 500 RPM में हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद हम पैलेट देखते हैं, सेल पैलेट, तो कितना वॉल्यूम हमने लिया था और उसके हिसाब से कितना पैक्ड सेल हमको मिला, ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से पैक्ड सेल वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है या कम हुई है। इस तरह से हम पैक्ड सेल वॉल्यूम निकालते हैं। एक और मेथड है जिसको कि हम टोटल प्रोटीन या डीएनए को स्टैंडर्ड मेथड्स के द्वारा एनालिसिस करके हम मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेल इंक्रीज का। अगर सेल बड़ी है या ग्रो कर रही है या सर्वाइव कर रही है या वायबल है, तो मैटोटिक इंडेक्स निकाल के भी हम इसको पता कर सकते हैं। मैटोटिक इंडेक्स इज द मेजर ऑफ सेल इन डिवाइडिंग स्टेज। मैटोटिक इंडेक्स का मतलब क्या, हम किसमें देख रहे हैं, सेल जो डिवाइडिंग स्टेज में है, सेल्स कैसी है, वायबल है। तो क्योंकि क्या होता है जब सेल डिवाइड करती हैं तो माइटोसिस डिवीजन के अलग अलग फेज में हो सकती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो इसको देख लिया जाता है और उसके बाद हम माइटोटिक इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन, किसी भी फेज ऑफ सेल डिवीजन हो वो सेल को हम काउंट कर लेते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजंस एंड द सेल्स व्हिच आर नॉट अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन, दोनों का हम नंबर को जोड़ लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हमको माइटोटिक इंडेक्स मालूम पड़ जाता है। तो सेल्स डिवाइड हो रही है या नहीं, इससे हम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रायोप्रिजर्वेशन और जर्म प्लाज्मा स्टोरेज के दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हमने देखा था कौन कौन से स्टेप्स थे और उसके बाद इन्हीं को हमने डिटेल में, जैसे डिहाइड्रेशन है, एनकैप्सुलेशन है, मेजरमेंट ऑफ सर्वाइवल है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है स्टेज को, इन्हीं को हमने डिटेल से देखा है। तो अगेन हम इसमें रेफरेंस देते हैं, आप इसके पहले भी मैंने दिया था, तो इन बुक्स में से आप देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।